केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लो ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो इसका लुईस स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ये था लुईस स्ट्रक्चर। फिर आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल ये है कि हाइड्रोजन ये तो चाहेगा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों, बाकी जितने भी हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स चाहेंगे कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये ऑक्टेट रूल है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ, कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। HCl का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक क्लोरीन दे देगा, बाकी क्लोरीन के 6 इधर हैं। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेंगे और HCl बन जाएगा। नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन कैसे बनेगा। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे ये लोग। 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोलेंगे ट्रिपल, एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड को ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, इस तरीके से। अब केमिकल बॉन्डिंग कितने तरीके की है? मेनली 3 तरीके की है। एक तो आयनिक बॉन्डिंग हो गई, आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं उसको, जैसे कि NaCl। NaCl में क्या है? नाइट्रोजन अपना पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को, और ये अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन जाएगा। इसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्डिंग, इसमें क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड। फिर आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे मान लो SO2 है, SO2 का मॉलिक्यूल है, तो इसमें इस तरीके से होगा। अपना एक लोन पेयर जो है सल्फर ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, और ये जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे PCl5 है, SF6, PCl5, SF6, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आती है अपनी VsPr थ्योरी। इन्हीं को नजर में रखते हुए VsPr थ्योरी, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस एंड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। इसके हिसाब से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होता है, फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में ज्यादा होता है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर NH3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा बनेगा, क्योंकि लोन पेयर ऊपर है, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम होता है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। BF3 का कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, प्लेनर। ये सारे के सारे प्लेन में होंगे बॉन्ड्स।
प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है बीएफटी का। SF4 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इस तरीके से, ये सारे प्लेन में होंगे, भाई लोन पेयर ऐसे होगा। सीसॉ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। फिर आता है फॉर्मूला मेथड। मान लो हमें मीथेन की बात करनी है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो एटॉमिक एलिमेंट कितने हैं? तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, जिनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, वो सारे मोनो एटॉमिक होते हैं। तो इसके मीथेन के केस में हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, और 4 मोनो एटॉमिक यानी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? जितने भी मोनो एटॉमिक एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो -4, तो लोन पेयर इसमें 0 होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है इसका। फिर बात करते हैं ओजोन की। ओजोन यानी कि O3। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे इसका। वैलेंसी कितनी होती है? 6। मोनो एटॉमिक कोई है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गए। लोन पेयर कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर 2, तो 1 आ जाएंगे इसमें लोन पेयर। तो ओजोन का इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर, एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। मान लो इस तरीके का कुछ बनाना है H3O+, तो इसमें क्या है? सेंट्रल वाले की वैलेंसी 1 कम हो जाएगी, 6 - 1 5 हो जाएगी। XeF2 का निकालना है मान लो, ठीक है? तो हाफ ऑफ 8 और आपके 2 5। अब लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 5 - 2, 3 लोन पेयर आएंगे इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये लोन पेयर सारे एक प्लेन में आ जाएंगे 120 डिग्री के, और ये ऐसे ऊपर बने, ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। तो ये सारे एक प्लेन में आ जाएंगे, जिस वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, एक्सियल पोजीशन होती है। फिर आती है
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी बोलते हैं जैसे, उसके हिसाब से एस का शेप इस तरीके का होता है, पी का शेप इस तरीके से होता है, हाइड्रोजन का कैसे बनेगा, एक एस और एक एस, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी। एच एफ कैसे बनेगा, इस तरीके से। एस और एस के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पी और पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, एस और पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पी और पी में पाई बॉन्ड बन सकता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। BF3 की बात करते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, मान लो BF3 की बात करोगे, अब बोरोन का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है, इस तरीके से एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इस तरीके से होता है। तो BBT के हिसाब से अगर जाओगे तो फिर इसमें एक ही फ्लोरीन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा। तो यहाँ पे आता है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट करेंगे तो ये एक्साइड करके यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन पहुंचा दोगे और ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे s और दो p ऑर्बिटल, तो sp2 करके तीन आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे इस तरीके से। ये sp2 ऑर्बिटल्स हो गए हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और इधर s के साथ ये S के साथ P के, जो कि फ्लोरीन का P होगा, P ऑर्बिटल्स के साथ ये बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड्स बना लेंगे और आपका PM3 बन जाएगा। ऐसे ही मुझे मीथेन का केस देखना हो तो ठीक है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आप एक्साइड कर दो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे इस तरीके से। और ये एक एक हाइड्रोजन से s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेंगे, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। C2H4 अगर करना है, इसके केस में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, एक खाली रह जाएगा।
और एक जो p ऑर्बिटल आपका बचा हुआ है ये तो h और h के साथ ठीक है। तो ये आपके sp2 वाले हैं, ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, और एक आपका p बचा हुआ है अलग से, वो बॉन्डिंग कर रहा है। p आपका एक अलग बच जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। फिर आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी तक की हमने जो देखी जो थ्योरीज देखी वो सिंपल एलिमेंट्स के लिए थी। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे नाइट्रोजन का देखता हूं। ठीक है, तो ये आपका पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, सिग्मा 2pz स्टार। तो आपके यहाँ से भरना शुरू होंगे, फिर यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ जाएगा, ऐसे बनेगा इसका। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। तो ये वाले जो होते हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, ये नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है? बॉन्डिंग में कितने हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे जब एंटी बॉन्डिंग से, तब आपका स्टेबिलिटी आती है। अच्छा, अभी इसमें एक चीज और रहेगी। अभी आपका इसमें 2s2 वाली चीज और रहेगी। 2s2 में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। सिग्मा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था, सिग्मा 2s2 स्टार,
सिग्मा स्टार 2s2 तो सिग्मा तो टोटल बॉन्डिंग में 8, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा इसका। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो अपना मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टिव होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, नहीं तो डाई मैग्नेटिक होगा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बाकी सब में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनता है, सिर्फ इन वाले मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इनके मॉलिक्यूल्स में 1,2,2,1 इस तरीके से बनता है। ये 3 एक्सेप्शंस हैं, ये हमको याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन के मॉलिक्यूल के केस में इस तरीके से बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।